नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग 50-50 सीरीज में आधुनिक इतिहास से प्रश्नों को यहां पर देखेंगे जो लेखपाल परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहां पर आधुनिक इतिहास के 50 प्रश्नों को इस सीरीज में आज हम लोग डे 1 में देखेंगे। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वह भारत में यूरोपियों का आगमन से है। तो यहाँ पर बताना है कि 1500 एडी में पुर्तगालियों द्वारा भारत का प्रथम यूरोपीय कारखाना निम्नलिखित में से किस शहर में बनाया गया था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि कालीकट में 1500 एडी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रथम यूरोपीय कारखाना जो है वह बनाया गया था। 1498 ईस्वी में भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा था। उसने काली मिर्च के व्यापार से कई गुना मुनाफा कमाया और काली मिर्च के व्यापार के माध्यम से अर्जित लाभ की सफलता ने अन्य व्यापारियों को प्रेरित किया। पुर्तगालियों ने 1500 ईस्वी में भारत में अपना पहला कारखाना कालीकट में स्थापित किया और 1525 ईस्वी में कालीकट के राजा जमोरिन के विरोध के कारण इस कारखाने को छोड़ दिया। कालीकट के बाद 1501 में पुर्तगालियों ने दूसरा कारखाना कोचीन में स्थापित किया। पहले यूरोपीय जिन्होंने भारत के साथ व्यापार शुरू किया था फ्रेंच, डच, पुर्तगाली और ब्रिटिश। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि पुर्तगालियों ने जो है सबसे पहले व्यापार भारत के साथ शुरू किया था। पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे जिन्होंने भारत के साथ व्यापार शुरू किया था। 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा तथा भारत एवं यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग का खोज किया था। वास्को डिगामा भारत में निम्नलिखित में से किस समुद्री तट पर उतरा था। कप्पाड़ समुद्री तट, वरकाला, सद्दाम और मराड़ी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि कप्पाड़ समुद्री तट। 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा भारत की खोज में निकला था। वह 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट, जिसे कप्पाड़ समुद्र तट यानी कि गांव, वहां पर यह उतरा था। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय जो थे वह पुर्तगाली थे। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे अब्दुल मनीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से वास्को डिगामा 20 मई 1498 को केरल के कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर सर्वप्रथम भारत पहुंचा था। उसके बाद पुर्तगालियों के बाद जो है डचों का क्रम आता है। तो आइए डचों से जो भी प्रश्न बनते हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से मुख्य रूप से डच किस वस्तु का भारत से व्यापार करते हैं यानी करते थे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा का। व्याख्या देखेंगे कि डच जो है मूलतः हॉलैंड अथवा नीदरलैंड के निवासी हैं। तो दोस्तों, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि डच कहाँ के निवासियों को कहा जाता है। तो नीदरलैंड अथवा हॉलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है और यह जो है भारत में सन 1602 ईस्वी में आए थे। डच भारत से मुख्य रूप से कपड़ों का व्यापार करते थे। इसके अतिरिक्त वे मसालों, नील, कच्चे रेशम, अफीम और सोरा का भी व्यापार करते थे और डचों का व्यापार जो है वह सहकारिता व्यवस्था पर आधारित था। बंगाल में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1627 में पीपली में स्थापित की। 1759 में अंग्रेजों से हुए बेदरा के युद्ध में पराजित होने के बाद डचों का भारत से पतन हो गया। तो साथियों, बेदरा के युद्ध से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न तो यही बनता है कि बेदरा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था। तो बेदरा का युद्ध जो है अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था और किस वर्ष हुआ था। तो 1759 में हुआ था। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे दोस्तों कि भारत में 18वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित निम्नलिखित आधार स्थानों का मिलान कीजिए। यानी कि पुर्तगालियों ने अपना जो है आधार स्थान यानी कि जो है अपना बेस कहाँ बनाया था, पणजी में, डच जो है मसूलीपट्टनम में, अंग्रेज मद्रास में और फ्रांसीसी जो है वह पौंडीचेरी में। तो आइए इस प्रश्न का जो व्याख्या में देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सीधे जो हम व्याख्या देखते हैं, यहाँ पर जो है पुर्तगालियों का जो है बेस जो था वह पणजी में था, डचों का मसूलीपट्टनम में, अंग्रेज़ों का जो है वह मद्रास में और फ्रांसीसी का पौंडीचेरी में। तो डचों का याद करने के लिए एक ट्रिक होता है, जैसे आप जानते होंगे कि हर जिला में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। तो डीएम यानी कि डचों का जो पहला बेस था वह मसूलीपट्टनम में था। अब इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक है वह लॉर्ड क्लाइव था। अब आइए व्याख्या देखेंगे कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है।
लॉर्ड क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के रूप में कार्य प्रारंभ किया और प्लासी के युद्ध में उसने अंग्रेजी सेना की कमान संभाली और विजय प्राप्त की और इसी विजय से भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। अब दोस्तों तो फ्रांसीसियों का जो क्रम है आएगा, तो आइए इस फ्रांसीसियों से बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं कि भारत में पहली बार जिस क्षेत्र में एंग्लो फ्रेंच संघर्ष हुआ था वह था, यानी कि उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में और पश्चिमी क्षेत्र में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि साउदर्न एरिया यानी कि दक्षिणी क्षेत्र। व्याख्या देखेंगे। प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1746 से 1748 को प्रथम कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। कर्नाटिक वार के से जो है दोस्तों वह प्रश्न पूछा ही जाता है। तो प्रथम जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध था उसे ही कर्नाटक वार के नाम से जाना जाता है। यह यूरोप के आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था जो ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार के लिए हुआ था, अर्थात यह युद्ध दक्षिणी क्षेत्र में हुआ था। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारत में फ्रेंच कॉलोनी नहीं थी? पांडुचेरी, चंद्रनगर, माहे और दमन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि दमन जो है वह भारत में फ्रेंच कॉलोनी नहीं थी। दमन भारत में फ्रेंच कॉलोनी नहीं थी। फ्रेंच के अधीन 5 कॉलोनी थी जिसके अंतर्गत पुदुचेरी, कराईकल, माहे, चंद्रनगर, यनम और फ्रांस के सम्राट लुई 14 के समय उसके प्रसिद्ध मंत्री कोलबार्ट के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1664 में एक फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी द एंड ओरिएंटल की स्थापना हुई थी। अब दोस्तों अगला प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पर मराठा साम्राज्य से प्रश्नों को हम यहाँ पर देख लेते हैं कि छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन थी? पुणे, रायगढ़, कारवार और पुरंदर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि रायगढ़। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। उनकी राजधानी रायगढ़ थी और रायगढ़ किले में शिवाजी को 1674 ईस्वी में छत्रपति का ताज पहनाया गया था। शिवाजी महाराज का जन्म फरवरी 1630 को वर्तमान राज्य महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिवनेरी महल में हुआ था और उन्होंने 1640 में साईबाई निम्बालकर से शादी की थी और 1680 में लगभग 50 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे दोस्तों कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? नादिर शाह और मुगल शाह, हुमायूं और शेर शाह, हेमू और अकबर और मराठा और अहमद शाह अब्दाली। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। व्याख्या देखेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष 1761 में लड़ी गई थी। यह युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठों का सेनापति सदाशिवराव भाऊ था और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित ने कहा कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयंकारी सिद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे दोस्तों कि अलीगढ़ किले में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अलीगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई थी? सितंबर 1803 में, अक्टूबर 1803 में, सितंबर 1802 में और अक्टूबर 1802 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि सितंबर 1803 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 के दौरान अलीगढ़ किले में सितंबर 1803 में लड़ा गया था और जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है दोस्तों वह 1775 से 1782 के बीच वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में लड़ा गया था। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 देखेंगे कि रानी अहिल्याबाई कहाँ की शासक थी? झांसी की, इंदौर की, ग्वालियर की और जयपुर की। तो आइए व्याख्या देखते हैं। तो रानी अहिल्याबाई जो है वह विकल्प बी यानी कि इंदौर की शासक थी। आइए व्याख्या देखेंगे। तो रानी अहिल्याबाई होलकर इंदौर की शासिका थीं। यह मराठा साम्राज्य की एक महिला तथा इतिहास प्रसिद्ध सूबेदार मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडे राव की धर्मपत्नी थीं। उन्होंने माहेश्वर को राजधानी बनाकर शासन किया और अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर और बावड़ियों का निर्माण किया था यानी कि करवाया था। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि उस धार्मिक व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने छत्रपति शिवाजी पर बहुत प्रभाव पड़ा था, यानी कि संत तुकाराम, गुरु रामदास, मीराबाई और गुरु नानक देव। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि गुरु रामदास।
प्रश्न नंबर 15 देखेंगे कि नाना साहब के रूप में किसे जाना जाता है? बाजीराव प्रथम को, बाजीराव द्वितीय को, बालाजी बाजीराव को और सवाई माधवराव को। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि बालाजी बाजीराव को नाना साहब के रूप में जाना जाता है। मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। ये बाजीराव प्रथम के पुत्र थे एवं 1740 से 1761 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य के पेशवा के रूप में मराठों का नेतृत्व इन्होंने किया था। जो भी साथी पहली बार एग्जाम फर्स्ट चैनल से जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है कि लेखपाल के लिए स्पेशली 50-50 सीरीज चलाई जा रही है। इस सीरीज़ का मतलब ये होता है कि यहाँ पर डेली हम जो है 50 प्रश्न को करेंगे, चाहे वह किसी भी सब्जेक्ट से हों, और उन प्रश्नों को हम व्याख्या सहित भी यहाँ पर पूरा देखेंगे। तो यह 50 प्रश्न जो है वह आपके लगभग 200 प्रश्नों के बराबर सिद्ध होंगे। तो और आपका जो है रिवीजन जो है यहाँ पर जो है डेली बाय डेली होता रहेगा। तो जितने भी साथी नए साथी हैं वह जो है चैनल को शेयर कर देंगे, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देंगे, और यहाँ पर जो है हम पूरा डेली जो है जीएस के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे और उनकी व्याख्या सहित यहाँ पर रिवीजन करेंगे। काफ़ी कम समय में यहाँ पर आपका कोई भी समय वेस्ट नहीं किया जाएगा। कम समय में जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का आप जो है रिवीजन कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे कि मराठा राज्य के पहले पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ, संभाजी, राजाराम, बाजीराव फर्स्ट। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि बालाजी विश्वनाथ। आइए व्याख्या देखेंगे कि मराठा राज्य में पेशवाओं की शक्ति का उत्थान शाहू और राजाराम की विधवा पत्नी ताराबाई के मध्य विवादों के दौरान हुआ। इस समय बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 का मराठा राज्य के प्रथम पेशवा के रूप में उत्थान हुआ, और सन 1708 ईस्वी में शाहू ने उसे यानी उन्हें सेनाकर्ता यानी कि सैन्य व्यवस्थापक नियुक्त किया। पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने मुगल सूबेदार सैयद हुसैन से एक संधि की, और इस संधि को इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे दोस्तों कि छत्रपति शिवाजी की माता जी का नाम क्या था, बताना है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। जीजाबाई, ताराबाई, कित्तूरबाई और कनकबाई। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है यानी कि शिवाजी की माता जी का नाम जीजाबाई था। छत्रपति शिवाजी का माता का नाम जीजाबाई तथा पिता का नाम शाहजी भोसले था। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था, और छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य के महान शासक थे और इन्होंने 1674 में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे कि जून 1665 में छत्रपति शिवाजी और जयसिंह प्रथम के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी संधि हुई थी? तो कोंकण की संधि, पुरंदर की संधि और सिंहगढ़ की संधि, सूरत की संधि। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि पुरंदर की संधि। काफ़ी महत्वपूर्ण जो है यह संधि है, परीक्षाओं में बार बार यह संधि पूछी जाती है। तो आइए हम देखेंगे कि जून 1665 में मुगल शासक औरंगजेब की तरफ से जय सिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई, और इस संधि के तहत शिवाजी ने 23 किले सम्राट को सौंपने पर सहमति व्यक्त की, जबकि राजगढ़ और उनके राजस्व सहित 12 किलों पर अधिकार की मान्यता प्राप्त की। शिवाजी ने अपने बेटे संभाजी के अधीन शाही सेवा के लिए 5000 सैनिकों की आपूर्ति करने का वादा भी किया। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे कि मध्यकालीन भारत में शिवाजी के शासनकाल में दबीर नामक अधिकारी का क्या कार्य था? यानी कि राजा के निजी सुरक्षा गार्ड का प्रभारी होना, खुफिया यानी कि जासूसी गतिविधियों का प्रभारी होना, और शाही दरबार में समारोहों का प्रबंधक होना, और राजा की व्यवहारिकता में उसका साथ देना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि खुफिया यानी कि जासूसी गतिविधियों का प्रभारी होना। शिवाजी के शासनकाल में दबीर यानी कि जिसको सुमंत भी कहते थे विदेश मंत्री होता था। दबीर उनके अष्टप्रधान समूहों में से एक था। संभवतः दबीर ही खुफिया यानी कि जासूसी गतिविधियों का प्रभारी था। अब साथियों जो स्वतंत्र राज्य है यानी कि मैसूर से उठने वाले प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने फतहुल मुजाहिदीन लिखा है? बाबर, टीपू सुल्तान, हैदर अली और शाह आलम। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि टीपू सुल्तान। अब व्याख्या देखेंगे। टीपू सुल्तान के निर्देश पर और संभवतः आंशिक रूप से टीपू के बोले हुए शब्दों को दर्ज करके जैनुल आबिदीन सुस्तरी ने 1783 में सैन्य संगठन और रणनीति पर एक पुस्तक
फतहुल मुजाहिदीन शीर्षक से लिखी थी और सुनिश्चित डिवीजनों में सेना के नए संगठन की स्पष्ट छाप इस पुस्तक में नजर आती है। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे कि वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिन्होंने पहली बार सहायक संधि के प्रस्ताव को स्वीकार किया। ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, पंजाब के दिलीप सिंह और बड़ौदा के गायकवाड़। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि हैदराबाद के निजाम। सहायक संधि एक प्रकार की मैत्री संधि थी जिसे 1798 से 1805 के दौरान लॉर्ड वेलेजली ने देशी राज्यों के साथ संबंध बनाने के लिए प्रयोग किया। तो साथियों यह प्रश्न ही उठकर आता है कि लॉर्ड वेलेजली जो है वह किससे जुड़ा था। तो सहायक संधि जो है वह लॉर्ड वेलेजली से जुड़ी हुई थी और सबसे पहले यह संधि हैदराबाद के निजाम के साथ 1798 ईस्वी में की गई थी। फिर हैदराबाद के बाद मैसूर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा, भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, बूंदी तथा भरतपुर के साथ यह संधि जो है बाद में होती चली गई। दूसरा मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ। सालबाई, मैंगलोर, पूरनदेव और मैसूर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि जो दूसरा मैसूर युद्ध है वह मैंगलोर की संधि के पश्चात समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 हैदर अली और अंग्रेजी सेना के विरुद्ध हुआ। हैदर अली अंग्रेजी सेना को पराजित करने में सफल रहा लेकिन युद्ध क्षेत्र में घायल हो जाने के कारण 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई और हैदर की मृत्यु के बाद युद्ध संचालन का भार उसके पुत्र टीपू सुल्तान पर आ गया। 1784 तक टीपू ने युद्ध को जारी रखा अतः दोनों पक्षों में मंगलोर की संधि के साथ युद्ध जो है वह समाप्त हो गया। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे दोस्तों कि टीपू सुल्तान किस युद्ध यानी कि लड़ाई में मारा गया। बक्सर के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे भी इस प्रश्न की पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो यहाँ पर जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो आइए व्याख्या देखेंगे कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 17 अप्रैल 1799 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में मैसूर का नेतृत्व टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड वेलेजली कर रहा था। 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। परिणामतः मैसूर के राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया तथा उस पर जो है सहायक संधि आरोपित कर दी गई। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे कि पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में किस शासक ने अंग्रेजों को हराया था। हैदर अली, टीपू सुल्तान। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प यानी कि हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया था। बाकी पूरा व्याख्या देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो व्याख्या के अंतर्गत कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में मैसूर के शासक हैदर अली शासक ने अंग्रेजों को हराया था और मद्रास की संधि 1769 में हुई थी और उसके द्वारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया गया। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ और इस युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई यानी कि टीपू सुल्तान के बाप की मृत्यु हो गई। तो बाकी जो शेष युद्ध है वह टीपू लड़ेगा। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में और यह युद्ध टीपू सुल्तान की हार के साथ समाप्त हुआ। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 98 से 99 में हुआ था और टीपू सुल्तान इस युद्ध में बहादुरी से लड़ा और वर्ष 1799 में हार गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि प्रथम 2 युद्ध जो है वह हैदर अली और जो लास्ट के 2 युद्ध थे आंग्ल मैसूर वह टीपू सुल्तान के द्वारा लड़ा गया। प्रश्न नंबर 25 कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए टीपू सुल्तान ने किसकी सहायता ली। डच, फ्रेंच, पुर्तगाली और जर्मन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि फ्रेंच का मदद जो है वह टीपू सुल्तान ने लिया था। अंग्रेजों से लड़ने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांस की सहायता ली थी और टीपू ने फ्रांस की तर्ज पर अपनी सेना को तैयार किया और वह फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे कि मैसूर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, हैदर अली और टीपू सुल्तान। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि मैसूर साम्राज्य का जो संस्थापक था वह टीपू सुल्तान नहीं हैदर अली था, टीपू सुल्तान का बाप। मैसूर राज्य की स्थापना 1612 ईस्वी में वाडियार वंश ने की थी। हालांकि वाडियार वंश की सेना के एक सैनिक हैदर अली को मैसूर साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हैदर अली सन 1761 में गद्दी पर बैठा और हैदर अली की मृत्यु सन 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई। इसके बाद हैदर का पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा और टीपू ने ही राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और बादशाह की उपाधि धारण की थी।
प्रश्न नंबर 27 देखेंगे इस दोस्तों कि टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? हैदर अली, बाबर, शेरशाह सूरी, दीन इलाही। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि टीपू सुल्तान के जो पापा थे वह हैदर अली थे। तो यहाँ पर देखेंगे कि टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली थे। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पातशाह की उपाधि धारण की। इसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था। प्रथम मैसूर युद्ध कब से कब हुआ था? तो 1767 से 69 और हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुआ, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुआ, जो अनिर्णित युद्ध रहा। तो आप सोच सकते हैं कि हैदर अली कितना मजबूत व्यक्ति था कि उसने अंग्रेजों को हरा दिया था और दूसरे युद्ध में भी हारा नहीं और यह युद्ध अनिर्णित रहा था। बाकी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92 टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुआ, जो संधि के द्वारा समाप्त हुआ। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुआ, जिसमें टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हो गया था। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे कि टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के? बंगाल के, मैसूर के, पंजाब के और अजमेर के। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। यहाँ पर साथियों प्रश्नों का रिपीटिशन होता है, लेकिन अब आप जो है व्याख्या पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको नए नए फैक्ट्स जो है वह देखने को मिलते हैं। टीपू सुल्तान 1750 से 1799 ईस्वी तक इसका शासनकाल था और मैसूर राज्य का वास्तविक शासक था। वह टाइगर ऑफ मैसूर नाम से भी जाना जाता था और इसका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान टीपू था। वह हैदर अली और फ़खरुन उन निसा यानी कि फ़ातिमा बेगम का सबसे बड़ा पुत्र था। टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी में मैसूर साम्राज्य का शासक बना तथा इनकी राजधानी जो है वह श्रीरंगपट्टनम थी। अब साथियों बंगाल से जो प्रश्न बनते हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1763, 1764, 1857 और 1761। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि 1764 में। बक्सर का युद्ध वर्ष 1764 में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और मीर कसीम के नेतृत्व में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था और इस निर्णायक लड़ाई ने बंगाल पर ब्रिटिश सत्ता की पुष्टि कर दी थी, क्योंकि यहाँ पर एक साथ तीन बड़ी शक्तियों का जो है वह पराजय हुआ था। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे कि किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को कंपनी के स्वामित्व का जिम्मा दे दिया गया? यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1793 और एमेंडिंग एक्ट 1781। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि पिट्स एक्ट 1784 के माध्यम से। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को कंपनी के स्वामित्व का जिम्मा दे दिया गया। यह अधिनियम दो प्रमुख कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया और दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। उस युद्ध का नाम बताइए जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुए थे। तो आइए आगे यहाँ पर देखते हैं फैक्ट्स को। तो दोस्तों बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बेदरा का युद्ध और खेड़ा का युद्ध। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आइए इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया, जिसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के नवाब और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी को एक निर्णायक जीत मिली और यह जीत नवाब की सेना के सेनानायक रहे मीर जाफर के दल बदल से संभव हुई थी। यानी कि जो है मीर जाफर उसने यहाँ पर विश्वासघात किया था। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल जो है वह बन गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1833। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। आइए व्याख्या देखेंगे कि चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल विशिष्ट विधायी शक्तियों के साथ
भारत का गवर्नर जनरल बन गया। बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसियों को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया और भारत के गवर्नर जनरल को नागरिक और सैन्य शक्तियां दे दी गई। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और इस अधिनियम ने एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया और यह एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बन गया। 1833 के अधिनियम द्वारा ही 1833 में विधि आयोग की स्थापना की गई और लॉर्ड मैकाले, यहाँ पर देखिए लॉर्ड मैकाले को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। तो यहाँ पर यह फैक्ट आप जो है याद रखेंगे कि 1833 में विधि आयोग की स्थापना की गई थी और लॉर्ड मैकाले को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे दोस्तों कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? जाफर खान, सिराजुद्दौला, सरफराज खान, शुजाउद्दौला। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि सिराजुद्दौला। आइए व्याख्या देखेंगे कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला था। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला इस गद्दी का उत्तराधिकारी बना। सिराजुद्दौला अपने दरबार में कई प्रतिद्वंदियों से घिरा हुआ था जिन्होंने प्लासी का युद्ध जीतने में अंग्रेजों की मदद की। फोर्ट विलियम के आत्मसमर्पण के कुछ ही समय बाद 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता की एक छोटी सी कोठरी में 146 ब्रिटिश कैदियों को कैद कर लिया, जिनमें से 123 कैदियों की दम घुटने से मौत हो गई और इस घटना को ब्लैक होल की घटना के रूप में जाना जाता है। तो साथियों आप इस फैक्ट को जो है अच्छे से याद रखिएगा कि सिराजुद्दौला जो है वह छोटी सी कोठरी में 146 ब्रिटिश कैदियों को कैद कर दिया था और दम घुटने से 123 लोगों की जो है मौत हो गई थी और इस घटना को ब्लैक होल की घटना कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध की घोषणा में मीर कासिम और शुजाउद्दौला के साथ जुड़ गया था और बाद में बक्सर के युद्ध में ब्रिटिशों द्वारा हरा दिया गया था? तो आइए यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो तो जहांदार शाह, फारुखसियर, मोहम्मद शाह और शाह आलम द्वितीय। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि शाह आलम द्वितीय। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय जो है बंगाल का नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना का सामना अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी से हुई थी, जिसमें तीनों संयुक्त सेनाओं की हार हुई और इस युद्ध के फलस्वरूप ब्रिटिश कंपनी को भारत पर शासन करने का मार्ग जो है वह प्रशस्त हो गया था। निम्नलिखित में से कौन एक बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, मोर्केस वेलेजली और वारेन हेस्टिंग। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग 1773 से 1785 ईस्वी तक बंगाल के पहले गवर्नर जनरल था और इसके समय में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ तथा 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई ब्रिटिश का भारत में बढ़त करने के लिए जिम्मेदार है? तालीकोटा का लड़ाई, सामूगढ़ की लड़ाई, बक्सर का लड़ाई और पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि बक्सर की लड़ाई जो है वह अंग्रेजों की जो है भारत में स्थिति को जो है एकदम मजबूत कर दिया था। ब्रिटिश सेना तथा बंगाल के पच्चूत नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य 1764 में लड़े गए बक्सर के युद्ध को एक निर्णायक युद्ध कहा जाता है, जिसके पश्चात अंग्रेजों का भारत पर प्रभुत्व स्थापित हो गया। इस युद्ध से कंपनी का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर प्रभुत्व स्थापित हो गया और शुजाउद्दौला अंग्रेजों का कृपा पात्र बन गया। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे दोस्तों कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757, 1743, 1749 और 1753। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि 1757 में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 डेट भी आप याद रखेंगे और यह युद्ध अंग्रेजों तथा नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। अंग्रेजों की ओर से इस युद्ध का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, जबकि नवाब की ओर से सेना का नेतृत्व विश्वासघाती मीर जफर कर रहा था। यह युद्ध नदिया जिले में भागीरथी नदी के तट पर स्थित पलासी नामक स्थान पर हुआ था और इस युद्ध में नवाब की तरफ से फ्रांसीसी भी युद्ध कर रहे थे और इस युद्ध में मीर मदन तथा मोहनलाल ने सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध किया, जिसमें मीर मदान मारा गया और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। इस हार का मुख्य कारण मीर जाफर तथा राय दुर्लभ का विश्वासघात करना था, यानी कि ये जो इनके दो सेनापति थे उसने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था, यानी कि अंग्रेजों से मिले हुए थे। अब साथियों प्रश्न नंबर 38 देखेंगे कि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच संधि कब और कहां पर हुई थी?
तो विकल्प ए यानी कि दिल्ली में अप्रैल 1810 में, अमृतसर में अप्रैल 1809 में, कश्मीर मई 1808 और आगरा में मई 1807 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो संधि है वह अमृतसर में अप्रैल 1809 में हुई थी। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच संधि को अमृतसर संधि कहा जाता है। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुई थी। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम था और इस संधि के द्वारा सतलज पार की पंजाब की रियासतें अंग्रेजों के संरक्षण में आ गई और सतलज के पश्चिम में पंजाब राज्य का शासक रणजीत सिंह को मान लिया गया। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे कि भारत के विभाजन के समय निम्नलिखित में से ब्रिटिश भारत का कौन सा प्रांत एकबद्ध और स्वाधीन होने की एक योजना लेकर आगे आया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि पंजाब। व्याख्या देखेंगे। भारत के विभाजन के समय पंजाब प्रांत एकजुट और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना को लेकर आगे आया था, जबकि भारत की स्वतंत्रता से पहले असम, बंगाल, बिहार भारत का हिस्सा बन गए थे। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट यानी कि अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता का प्रस्ताव दिया था। तो यहाँ पर बताना है 1858 भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता का प्रस्ताव दिया गया था, अर्थात प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वायत्त संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। और इस अधिनियम में कुल 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को एक कार जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है कहा था। किसको? भारत शासन अधिनियम 1935 को। काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न कि भारत में चुनाव के सिद्धांत का प्रतिपादन किस एक्ट के द्वारा हुआ था। भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय परिषद अधिनियम 1919। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत में चुनाव के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा हुआ था। इसी अधिनियम के परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था। विधानमंडलों की शक्तियां बहुत सीमित थी और सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। तो यह सब किस में दिया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1892 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रशासन के विषय को 2 श्रेणियों यानी कि केंद्रीय और प्रांतीय में वर्गीकृत किया था। भारत सरकार अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1919। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रशासन के विषय को 2 श्रेणियों यानी कि केंद्रीय और प्रांतीयों में वर्गीकृत किया। इस अधिनियम के आगमन के दौरान लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत सचिव के पद पर तैनात थे, जबकि लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इन दोनों ब्रिटिश अधिकारियों के नाम पर ही भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आप सभी साथी जो है ध्यान रखेंगे कि जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था उसका एक अन्य नाम मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी है। भारत में द्विशासन यानी कि द्वितंत्र की अवधारणा प्रथमतः प्रस्तुत की किसके द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा, मोंटफोर्ट सुधार और साइमन कमीशन के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है भारत में द्विशासन यानी द्वितंत्र की अवधारणा प्रथमतः मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, यानी कि विकल्प सी यानी कि मोंटफोर्ट जो है वह मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार को ही यहाँ पर लिखा गया है। और द्वैध शासन के प्रतिपादक लियोनल कार्टियस थे। तो दोस्तों आप इसको जो है अच्छे से याद रखेंगे कि द्वैध शासन के प्रतिपादक कौन थे? लियोनल कार्टियस। भारतीय शासन अधिनियम 1919 में लागू किया गया, जिसके अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित हुआ और मार्ले मिंटो सुधार 1909 में प्रस्तुत किया गया था। भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई और साइमन कमीशन जो है वह भारत में 1928 में आया था।
तो यहाँ पर आप तीनों पॉइंट याद रखेंगे। पार्लियामेंट्री सुधार 1909 में, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतीय स्वतंत्रता, और साइमन कमीशन जो है वह भारत में 1928 में आया था। निम्न में से कौन सा भारत सरकार के 1935 के अधिनियम का अंग नहीं है? केंद्र में द्वैध शासन का समापन तथा प्रांतीय द्वैध शासन की स्थापना, द्विसदन विधानमंडल, राज्य की स्वायत्तता और अखिल भारतीय संघ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि केंद्र में द्वैध शासन का समापन तथा प्रांतीय द्वैध शासन की स्थापना। व्याख्या देखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा लागू किए गए विभिन्न प्रावधानों में से प्रमुख था कि प्रांतों में 1919 के अधिनियम से लागू द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया तथा केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दी गई। 1935 के उक्त अधिनियम द्वारा निम्नलिखित अन्य प्रावधान किए गए: अखिल भारतीय संघ की स्थापना, प्रांतों की स्वायत्तता और संघीय न्यायपालिका की स्थापना। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे कि 1919 का भारत सरकार का कानून किससे संबंधित है? तो प्रांतीय परिषद में चुनाव की अनुमति से, असहयोग आंदोलन को अवैध घोषित करना, भारत के संविधान को अनुमति और भारत में राजनयिक पार्टियों को अवैध घोषित करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि प्रांतीय परिषद में चुनाव को अनुमति। आइए व्याख्या देखेंगे कि 1919 के भारत सरकार के कानून, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, के द्वारा प्रांतीय परिषदों में चुनाव की अनुमति प्रदान की गई थी। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। उसके अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया। प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों, आरक्षित और हस्तांतरित में बांटा गया। आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी परिषद की सलाह पर करता था, जबकि हस्तांतरित विषयों को गवर्नर प्रांतीय मंत्रियों की सलाह से लागू करता था। इसी कारण प्रांतीय परिषदों में निर्वाचन की अनुमति दी गई थी। 1935 का नया अधिनियम हम पर थोपा गया है। यह बाहर से तो कुछ कुछ लोकतांत्रिक दिखाई देता है, परंतु अंदर से बिल्कुल खोखला है। यह शब्द किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित मदन मोहन मालवीय ने, सी राजगोपालाचारी ने और एम ए जिन्ना ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि उक्त स्टेटमेंट जो है वह पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा दिया गया था। 1935 का नया अधिनियम हम पर थोपा गया है। यह बाहर से तो कुछ कुछ लोकतांत्रिक दिखाई देता है, परंतु अंदर से बिल्कुल खोखला है। यह उक्त जो है पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा दिया गया था। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे कि 19वीं सदी में किस व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए भारतीय आर्थिक निकास पर एक पुस्तक लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, दादा भाई नौरोजी ने और गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी। 19वीं सदी में दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए आर्थिक निकास पर पुस्तक लिखी। भारत से धन के निकासन का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 2 मई 1867 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में प्रस्तुत किया। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक शोध ग्रंथ में भारत से धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, और दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को समस्त बुराइयों की बुराई, यानी कि एविल ऑफ ऑल एविल्स बताया है। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में उन्नत हुए? सूती वस्त्र उद्योग, भारी अभियांत्रिकी मशीन, कोयला खदान। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर बताना है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि 2 और 3। 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बने सूती वस्त्र ने अमेरिका, यूरोप और अफ्रीकी बाजारों में भारतीय कपड़ा सामानों की प्रतिस्पर्धा को सफलतापूर्वक हरा दिया। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उस समय सूती वस्त्र उद्योग की भारत में अवनति हुई, और दिए गए विकल्पों में से भारी अभियांत्रिकी मशीन और कोयला उद्योग अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में उत्पन्न हुए थे। ब्रिटिश भारत में 3 प्रेसिडेंसी शहर कौन से थे? कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास ब्रिटिश भारत में 3 प्रेसिडेंसी शहर थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे कि भारत में कंपनी राज के समय जोतेदार किन्हें कहा जाता था? तो वे भूमिहीन कृषक थे, वे समृद्ध किसान थे, वे बटाईदार फसल उत्पादक थे और वे ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा नियुक्त छोटे भूस्वामी थे।
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि वे समृद्ध किसान थे। भारत में कंपनी राज के समय जोतेदार समृद्ध किसानों यानी अमीर किसानों का वर्ग था। वे विभिन्न क्षेत्रों में हवलदार, गणितदार, बर्गदार और मंडल के रूप में जाने जाते थे। अस्थायी बंदोबस्त के दौरान जमींदार और जोतदार ग्रामीण वर्ग संरचना के शीर्ष स्तर का गठन करते थे और इन दोनों के बीच भूमि में काश्तकारी अधिकारी वाले आत्मनिर्भर किसान थे। तो दोस्तों हमने 50-50 सीरीज में डे 1 में हमने 50 प्रश्नों को यहाँ पर देखा आधुनिक इतिहास के, और उनकी व्याख्या सहित भी हमने यहाँ पर देखा। तो आप सभी साथी जो भी पहली बार जुड़ रहे हैं वह एग्जाम फर्स्ट चैनल से जुड़ रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग जो डेली 50 क्वेश्चन यहाँ पर लेखपाल के लिए करेंगे और यह बाकी अन्य परीक्षाएं जिसमें जीएस पूछी जाती है उन सभी के लिए आपको फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आप सभी साथी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आप जो है कितना कंफर्टेबल है और आपने इन प्रश्नों में कितने प्रश्नों का आप उत्तर जो है वह जानते थे। तो आप सभी साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि आप जो है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कमेंट जो है वह कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।